बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरे हैं। हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि उम्मीद है अपोजिशन जमातों के साथ बामानी गुफ्तगू होगी। हुकूमत भी पुरअज़्म है। अभी तक सिर्फ पीपल्स पार्टी का मुकम्मल मुसव्वदा सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेयूआई का मुसव्वदा अभी तक हमें नहीं मिला। कानून साजी एससीओ समिट के बाद की जाएगी। इत्तफाक राय ना हुआ तो फिर हुकूमत को इख्तियार है कि वो 25 से बहुत पहले भी आईनी तरमीम ला सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं कि हम आईनी अदालतों को नहीं मानते। फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन गिने जा चुके। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई की बहनों और घरेलू खातीन पर मुकदमात बनाए गए। हुकूमत की नाअहली ने डी चौक के एहतजाज को पूरे मुल्क में फैला दिया। और इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं, उनकी रिटायरमेंट के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकीला को मदऊ किया गया और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुद्दत 25 अक्टूबर को मुकम्मल होगी। और इसमें पीटीआई की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा कि मैंने इससे पहले आज तक ऐसी दरखास्त नहीं देखी जिसमें फैमिली मसरूफियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। फौतगी या खराबी सेहत के सबब इल्तवा जरूर मांगा जाता है। दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता कि अपनी मर्जी का बेंच या तारीख मांगी जाए। हम यहां किस लिए और किसके लिए कोई अलग कानून नहीं बना सकते। ठीक है, 10 साल तक केस नहीं चलाना चाहते तो ना चलाएं। इन्हें हेडलाइन चाहिए थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई हेडलाइन नहीं देगी। अदालत ने समाअत को 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। और इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केपी हाउस डी सील ना करने पर डायरेक्टर सीडीए के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत के केपी हाउस डी सील करने का हुक्म दिया था और अदालती हुक्म बताने के बावजूद इस पर कोई तवज्जो ना दी गई। अदालती हुक्म पर अमल ना किया जा रहा है और हुक्म अदली तौहीन अदालत है और मुतालिका फरीक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में यह इस्तदा की गई है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब मौजूद हैं। वारिस साहब बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ माहिर कानून और तज्जियाकार नासिर अजीम साहब मौजूद हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरे हैं हमारे और हुकूमत के साथ हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन जमातों के साथ बामानी गुफ्तगू हो और अगर इसमें कोई डायलॉग या कोई सिचुएशन नहीं निकलती हुई तो फिर हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो 25 से बहुत पहले आईनी तरमीम ला सकती है। देखिए, आज जो ये डेवलपमेंट हुई है खुसूसी इजलास में, जो कमेटी का कौमी असम्बली की कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें तमाम जमातें शरीक हुई। पहली बात तो यह है कि पार्लियामान को मजबूत करने के लिए और पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम करने के मामले पर तमाम जमातें समूल पीटीआई वो यकसू हैं और यकजान है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये एक मस्बित सोच है। ठीक है, तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद जो है जमातें आपस में बैठकर बात करें और बात करने से ही जो है वो चीजों का हल निकलता है जी। जहां तक सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के डॉक्यूमेंट पेश करने का है या तरमीमी जो बिल लाया जा रहा है उसके ऊपर अपने तरमीमी बिल पेश करने का, या मुस्लिम लीग नून या हुकूमती इख्तिदारी जमात के
बिल पेश करने का ताल्लुक है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, तो वो दोनों सामने आ गए। अब जाहिर है कि इसमें जेयूआई की इनपुट और दीगर जमातों की और पीटीआई की इनपुट, और पीटीआई के जो गौहर बैरिस्टर गौहर है, उन्होंने भी बहुत मेरे नुक्ते नजर से एक पॉजिटिव बात उन्होंने कही है कि चूंकि इससे पहले हमारे पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो हमें कोई वजाहत हमारे पास नहीं थी, लिहाजा अब ये वाज़ेह तौर पे दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए, तो हम इस पर अब बात कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस नुक्ते नजर से तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और यकीनन ये मजीद इसमें जो है पेशरफ्त जो है वो कल, चूंकि 12 बजे दोबारा ये इजलास होगा, लिहाजा कोई ना कोई पेशरफ्त इसमें आगे होगी। और जहां तक ताल्लुक है कि आईनी अदालत बनाने का, उसमें तो दोनों जमातें, खासतौर से पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और किसी हद तक जमीयत उलमा इस्लाम, वो बहुत क्लियर है कि जो है ना आईनी अदालतें बने। अब आईनी बेंच और आईनी अदालत का दरमियान जो है वो कोई ना कोई, देखिए, गुफ्तगू से और नेगोशिएशन जब होती है तो उन्हीं से राय निकलती। तो मैं ये समझता हूँ इसमें आखिर में जो है पीटीआई भी कोई ना कोई इनपुट अपना जरूर देगी, चाहे वो इनपुट जो है वो यानी उनको अच्छा लगे या ना लगे सामने वाले फरीक को, लेकिन वो इनपुट जरूर अपना देंगी। और मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि ये इनपुट जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, और उसमें कहीं ना कहीं जाके चीजें हल होने की तरफ चली जाएंगी। तीसरी बात ये है, ये तरमीम जो है वो हर सूरत में ये 25 से तो पहले आएगी। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके शाहजी तो गए, शाहजी नहीं आने वाले। अच्छा, इसलिए कि वो एक आईनी कमीशन कौमी असम्बली के मेंबरान पर तश्कील दिया जा रहा है, जो कि चीफ जस्टिस की जो है वो उसको मुंतखब करेगा। वो 4 से 5 नाम आएंगे, और उनमें से वो कमीशन यानी कौमी असम्बली का कमीशन, जिसमें अपोजिशन पार्टी की भी नुमाइंदगी होगी और इक्तिदारी जमातों की और इत्तेहादियों की भी नुमाइंदगी होगी। अच्छा वारिस साहब, इसमें ये जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी किया है, ये इसकी क्या हैसियत रहेगी फिर? नहीं, वो देखिए, बात ये है कि इस पर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सबके दरमियान एक कंसेंसस है कि जो यानी एक्सटेंशन जो देने वाली जो रवायत है, देखिए उसको वैसे भी खत्म होना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि 25 अगर किसी फर्द की रिटायरमेंट की डेट है तो आप उसको यानी 26 या 27 या उसको एक्सटेंड करें। तो एक्सटेंशन देने की रवायतें जो है ना वैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गई हैं। हम कभी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते हैं, कभी किसी को एक्सटेंशन देते हैं, कभी किसी को एक्सटेंशन देते हैं। तो ये एक्सटेंशन वाली जो रवायत है, इससे जो है एक तो ये कि एक निजाम पर एक सवाल उठता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि निजाम में खराबियां पैदा होती हैं। खराबियां इसलिए कि जो पीछे आने वाले लोग हैं वो जो है ना वो एक मायूसी का शिकार होते हैं, और मायूसी का शिकार होने के बाद वो एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 25 का अगर एक डेट हतमी तारीख है उनकी रिटायरमेंट की, तो वो उस डेट को ही फुल कोर्ट बैंक होना चाहिए। इससे एक और वजाहत जरूर हो गई, एक और वाज़ेह बात सामने आ गई है कि काजी फायज ईसा, जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा खासतौर से पीटीआई और खासतौर से व्लॉगर इमरान खान के व्लॉगर्स कर रहे थे, वो तो उन्होंने उनका तो दम निकाल दिया है। उन्होंने ये इजलास बुलाकर ये तय करवा दिया है कि आप सब लोग झूठ बोल रहे थे और मैं अपने स्टैंड पर हूं। मैं 25 ही को रिटायर होऊंगा। उस रिटायरमेंट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो गवर्नमेंट जाने, कमीशन जाने और कमीशन के फैसले जाने। ठीक।
नासिर अजीम साहब, नासिर साहब किस तरह से देखते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत जो है वो चाहती है कि अपोजिशन जमातों के साथ बामानी गुफ्तगू हो, हुकूमत भी इसमें पुरज़्म है, लेकिन अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर इख्तियार है कि 25 से पहले भी आईनी तरमीम लाई जा सकती है। नासिर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी भट्ट साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिएगा। भट्ट साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट आई है कि एक तो नंबर्स पूरे हैं और उन्होंने कहा कि अपोजिशन से भी बात करने के लिए तैयार हैं, और समिट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि उसके बाद या उससे पहले भी ये मामलात लाए जा सकते हैं कौमी असम्बली में। देखिए, जहाँ तक बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है तो वो दुरुस्त कह रहे हैं कि नंबर्स तो पूरे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको मेंबरान अगर देखे जाएं नेशनल असम्बली के, लेकिन हमारे पास नासिर साहब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 5 MPAs और 7 सेनेटर्स कम है। देखिए, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि लोग कम हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग आपने नोट किया होगा कि वो अंडरग्राउंड हैं और वो ये शो कर रहे हैं कि हम धरनों में भी शामिल नहीं हो रहे। जहाँ तक बात नंबर्स की है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हुकूमत वक्त है ये नंबर्स पूरे कर लेगी। ठीक है, अमेंडमेंट इन्हें अगर करना चाह रहे होंगे और अगर हुकूमत चाहेगी तो ये कानून साजी हो जानी है और बड़े आराम से हो जाएगी। और ये जो 3 साल की एक्सटेंशन के मामला से लेकर बकिया 55 अमेंडमेंट्स इसमें हैं, ये सारी की सारी अगर करना चाह रहे होंगे तो वो टाइमिंग का इशू है, क्योंकि बीच में समत कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, मुस्लिम ममालिक के अफगान आ रहे हैं, तो दरमियान में ये सारा मामला भी चल रहा है। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में भी इसकी तैयारियां मैंने अपनी आंखों से देखी और वो बड़ी जबरदस्त किस्म की चल रही थी। उससे लग रहा था कि हुकूमत वक्त इस वक्त थोड़ी सी बिजी भी है एशिया की हद तक सारे मामला को देखते हुए। और जहाँ तक अमेंडमेंट्स की बात है तो देखिए, मुख्तलिफ इदारों की सरबरान की एक्सटेंशन के हवाले से मामलात हैं और दीगर मामलात इसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एक और अर्ज करता चलूँ बतौर कानूनदान या कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि जब भी अमेंडमेंट करना चाह रहे हो हुकूमत या कोई भी कहीं से भी बिल आए तो नंबर्स पूरे होते हैं तो हो जाती है, ना हुए तो वो सबके सामने आ जाएगी बात। लेकिन जो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ वो बिलावल की स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट कहीं और से है। नंबर्स बहरहाल उनके पास पूरे हो जाने अगर अभी नहीं भी हैं। ठीक। अच्छा, इसमें नासिर साहब दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि यौम स्याह के तौर पे मनाएंगे हम उस दिन को, तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल अभी भी उस पर क्लियरली सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि आईनी अदालत का कयाम हमें मंजूर ही नहीं है, तो डायलॉग करना या इस पे गुफ्तगू करना तो बात की बात है। देखें, इसमें जो आप अमेंडमेंट को उठाएं तो उसमें वफाकी आईनी अदालत का एक लक़ब दिया गया है, एक नाम का ऐड किया जा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये जो सारी आ रही हैं। बात यह, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो ज़बरदस्त जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ज़बरदस्त इंसान, ज़बरदस्त पॉजिटिव और ईमानदार हैं। लेकिन जहाँ तक उनके लीडरों की बात की जाए, उनके रहनुमाओं की बात की जाए, तो आप कैरेक्टर बड़ा आसान देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर का, जो उन्होंने ये पिछले अरसे में DHO के हवाले से किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी अपनी जमात के अंदर एहतसाब करना चाहिए ताकि उनके लीडर बासानी बाहर आ सकें। उनके लीडर्स, उनके रहनुमा ही नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी या जो तायात चेयरमैन है इमरान खान वो बाहर आए और आकर क़यादत करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करते हुए नजर आए। ये सारे के सारे मामला अपने आप को अगर देखना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ बाकी चीजें भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। पहले देखिए ना, एक स्टेटमेंट आती है KPK से बैरिस्टर साहब की और अगले दिन नोटिफाई कर दिया जाता है, और KPK के CM की मोहसिन नकवी साहब और गवर्नर KPK के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, ग्रैंड अलायंस जिरगा के तौर पे वो बैठते हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो गवर्नमेंट के साथ भी ठीक हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में भी हैं। जहाँ तक बात कायद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त वो एक अलग पेज पर नजर आते हैं। तो पाकिस्तान, आप ये समझते हैं कि ये जो जरगे का इनेकाद किया गया उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने बानी चेयरमैन PTI जो हैं उनसे इख्तलाफ करते हुए इसमें वो जो है उसमें सरबराही संभाली, या फिर इजाजतनामे के साथ ये संभाली होगी?
जी, वो जो गवर्नर केपीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डी चौक से खड़े होकर उन्होंने फरमाया कि अली मीन गंडापुर विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं, तो मुझे इस सारी सिचुएशन में ये लगा कि अच्छा, पहले मैं ये सोचता रहा कि शायद उन्हें अरेस्ट किया गया और कोई कानूनी प्रोसेस पूरा करने के बाद उन्हें पेश कर दिया जाएगा किसी अदालत में, अरेस्ट भी किया जा सकता था। लेकिन बात ये कि जब वो मंजर आम से गायब हुए और फिर मंजर आम पर आए असेंबली में जाकर, फिर उनकी जो स्टेटमेंट्स थी उस सारी बातों से वो क्लियर हो गया कि जो अली मीन गंडापुर हैं इस वक्त हुकूमत वक्त वफाक के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं की पॉलिसीज पे चल रहे हैं। खान साहब को भी उन्होंने कह लें कि तकरीबन लॉलीपॉप दिया हुआ है और हुकूमत के साथ भी वो चल रहे हैं, तो खान साहब को बेसिकली उन्होंने बेवकूफ बनाया है। अगर खान साहब की तहरीक को वो कामयाब करना चाहते तो वो कर सकते थे। उस वक्त सीट पावर इतनी थी, जब डी चौक पे मैंने भी उसको बीइंग ए जर्नलिस्ट कवर किया, मैंने उनके कुछ व्लॉग्स वहाँ पे कुछ लोगों के रिकॉर्ड किए, कुछ लोगों की इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए, तो मैंने तादाद देखी बहुत ज्यादा थी, लेकिन लीड करने वाला कोई नहीं था। एक आजम स्वाति साहब थे, वो भी हिडन नजर आए उसके बाद, और अली गंडापुर साहब मौके से फरार हो गए। इसके बाद कोई और लीडर नजर नहीं आया। तो गंडापुर साहब चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये जो जिरगा की तस्वीरें और ये वीडियोस आपको नजर आ रही हैं, ये डिफरेंट सिचुएशन। अजीम साहब, वैसे देखा जाए नासिर साहब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, डी चौक में पहुंचना था, अली मीन गंडापुर साहब का वहां पे पहुंचना जरूरी था क्योंकि हुकूमत के वज़रा की जानिब से उनको उनके बकौल चैलेंज दिया गया था, वो उन्होंने फुलफिल किया। उसके बाद एहतजाज उन्होंने उसको मौखर कर दिया। अच्छा वारिस साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, जमीयत उलमा सलाम की जानिब से मुसव्वदा तैयार किया गया है और वो 23 निकात पर मुश्तमिल है। जराए के मुताबिक आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज शामिल की गई है और पिटीशंस में चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस सुने और उन्होंने कहा कि जेयूआई ने तजवीज की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएं। जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रहेगी। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं होगी और उनकी जानिब से कहा गया कि जेयूआई जल्द आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और पीटीआई से भी शेयर करेगी। तो इस मुसव्वदे को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, एक बात अभी कह रहे थे और मैं उसी तनाजुर में बात करूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी वारिस साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो वकील साहब हमारे दूसरे मेहमान जो कह रहे थे, जी जी, मैं उसी तनाजुर में बात करूंगा। वो बात ये है, देखिए कि ये बात तय रखिए कि फजलुर रहमान के हाथ से जो है गोट निकल चुकी है। अच्छा, तो कश्ती में बैठने वाले, जबरदस्ती खुद से बैठने वाले तो फर्द बन सकते हैं अब, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा ये बहुत वाज़ेह तौर से मैं ये बात कह रहा हूं, लिहाजा वो तरामीम लाए, तरामीम का मसवदा लाए, वो 23 वो नुक्तों पर लाए या 24 पर लाए। जो बिलावल ने कहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं, उसके बावजूद हम तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो लूप में रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कंसेंसस डेवलप हो। तो अल्टीमेटली मौलाना कंसेंसस डेवलप होने की तरफ जाने वाले हैं। और अब जाने से पहले देखिए, बार मतलब मैं इसलिए बार बार कहता हूं, हमजा बार बार ये बात मेरे मुंह से आप सुनते होंगे कि पॉलिटिकल जो चालें होती है ना, वो पॉलिटिकल चालें होती है और जब आप पॉलिटिकली तौर से फैसले दुरुस्त नहीं करते, वक्त पर फैसले नहीं करते, तो आप फिर बस से महरूम हो जाते हैं। उस वक्त जो मौलाना की एक हैसियत बनी हुई थी, उस हैसियत को मौलाना ने एक्सप्लॉइट किया। वो एक्सप्लॉइटेशन और उनको मौका दिया, यानी हुक्मरान तबकात को मौका दिया कि वो उस दौरान माइनस
मौलाना फजल रहमान कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना ले जिससे मौलाना फजल रहमान की जो ब्लैकमेलिंग है उनके बकौल, मेरे बकौल नहीं, उनके बकौल जो ब्लैकमेलिंग है उस ब्लैकमेलिंग के बगैर हम जो है ना तरमीम लेके आ जाएं। और तरमीम जो है वो जो शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले वो इसलिए नहीं लाना चाहेंगे कि उस तरमीम के लाने के बाद जो थोड़े बहुत खदशात मौलाना फजल रहमान को अपने माइनस होने के होंगे या पीटीआई को होंगे, वो नहीं चाहते कि उस 3 से 4 रोज के दरमियान कोई ऐसे जो है ना इंतशार या हंगामा परवरी हो। लिहाजा मौलाना के ये जो 23 पॉइंट है, मैं ये समझता हूं इनमें से कोई पॉइंट उनका अब वैलिडिटी नहीं है उसकी। एक वक्त में थी वैलिडिटी, लेकिन मौलाना ने वो बस मिस कर चुके हैं। मौलाना ये समझ रहे हैं कि वो एलएफओ की तरह, एलएफओ पता है क्या था? लीगल फ्रेमवर्क, जो मुशर्रफ को वर्दी में बावर्दी प्रेसिडेंट करने की करारदाद मौलाना रहमान नहीं लाए थे, तो जमात इस्लामी। तो वो ये समझ रहे हैं कि मैं एलएफओ की तरह कोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। तो अब मौलाना ये समझ जाएं कि अब मौलाना को इख्तिदारी इत्तेहाद या इख्तिदार के ऐवानों को मौलाना की जरूरत नहीं है, वो अपने नंबर पूरे कर चुके हैं। अच्छा बारिश साहब, अगर जी या 25 नुकात पर लाए, इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं हो। अगर आईनी तरमीम से कबल किसी ऐवान में अदम एतमाद की वोटिंग का या अदम एतमाद की तहरीक के लिए कहा जाता है तो उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, अगर अदम एतमाद की तहरीक, अव्वल तो बात यह है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन बात यह है कि अदम एतमाद की तहरीक लाने के 1 घंटे के बाद वो तहरीक दम तोड़ जाए तो क्या करेंगे आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन है और इसको ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके मुतरादिफ चीजें नजर आ रही हों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लोग उनके अपने साथ जोड़ लें? ना, ऐसा नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि पीपुल्स पार्टी और आपको जोड़ना पड़ेगा ना। देखिए, या तो पीपुल्स पार्टी को जोड़ें या आप लीग को जोड़ें, दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो आपको लेना पड़ेगा। अब हमारे जो इमरान खान है वो तो सिर्फ फौज से बात करना चाहते हैं, वो तो यानी रियासत के ताकतवर अशराफिया से बात करना चाहते हैं, वो तो पॉलिटिकल जमातों से बात भी नहीं करना चाहते। उनकी तो पॉलिटिकल जमातों से बात करना तौहीन है, और खासतौर से पीपुल्स पार्टी और नून लीग से बात करना तो इनके इंतहाई तौहीन है। हमारे साहब अभी जरगे में बात हुई ना, पीटीआई शामिल है उसमें? नहीं, बिल्कुल पीटीआई शामिल है। मैं ये कह रहा हूं कि जरगे में बात होना अलग बात है, और ये जो आप अदम एतमाद की तहरीक की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग बात है। दो अलग अलग बातें हैं। जरगे के हवाले से आपको मुफस्सिल तौर से हमारे एडवोकेट साहब बता चुके हैं कि वो जरगा जो है वो किसको लॉलीपॉप दी जा रही है, ये भी वो बता चुके हैं। तो लिहाजा वो जरगा भी उन्हीं के कहने पर हुआ, ठीक, जो ताकतवर इदारे हैं, और जिन्होंने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, उन्होंने कहा उठ जाओ तो उठ गए। तो भैया मौलाना बस मिस कर चुके हैं, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, और नहीं तो 25 के बाद हम और आप बात करेंगे इस पर। जी बेहतर। नासिर अजीम साहब, नासिर साहब, जो मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से पेश किए जाने का कहा जा रहा है, इसमें आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 का जिक्र किया गया कि वो तब्दील नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि जजेस की उम्र जो है वो 65 साल बरकरार रहेगी। और दूसरा उनकी जानिब से यह तजवीज दी गई, उसमें कहा गया कि पिटीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस सुने। और एक चीज उन्होंने एक और कही है कि आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज शामिल की जा रही है। देखिए, जहां तक मौलाना साहब की डिमांड्स हैं तो मैं समझता हूं कि मौलाना साहब एक जबरदस्त किस्म के एक लीडर भी हैं पाकिस्तान के, और हर मौके पर
नुमाया रहे हैं। इस पर भी मौलाना साहब को एक राइट चांस मिला कि वो खुद को एक मेन स्क्रीन पे रख सकें और थोड़े से नंबर्स होने के साथ साथ हुकूमत वक्त की भी वो मजबूरी बने और अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मजबूरी बने हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक मौलाना साहब की डिमांड्स है, मौलाना साहब एक जीरक सियासतदान है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी उनकी डिमांड्स पूरी करेगा या जो भी उनकी पॉलिसीज पे चलेगा, मौलाना साहब उन्हीं के सरबराह बने हुए नजर आएंगे। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहेगी कि मौलाना साहब उनके साथ चलें, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी फ्यूचर की भी बातें माननी पड़ेंगी। KPK असम्बली में से लेकर KPK हुकूमत तक की मामलात मौलाना साहब के अंदर चले जाएंगे और आने वाला वक्त भी फिर मौलाना का KP में होगा। जहाँ तक बात हुकूमत वक्त की करें, तो अगर हुकूमत इस बात को मान जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को काफी सारा शेयर भी मौलाना साहब के हाथ में देना पड़ेगा। मौलाना साहब अच्छी सियासत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक क्रेडिट दूंगा कि पाकिस्तान की फेवर की बात भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी जात की बात कर रहे हैं। अच्छा नासिर भाई, अगर हुकूमत वक्त जो है, मौलाना जिस तरह से वारिस साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब की उस तरह से अहमियत अब नहीं है, अगर हुकूमत वक्त मौलाना साहब की ये चीजों पे अमल दरामद नहीं करती या उनको नजर नहीं आता कि अमल दरामद होगा, तो जो अदम एतमाद वाला सिलसिला है उसमें सरे फहरिस्त अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब नजर आए तो फिर देखें, जहाँ तक हमारे साथ जो तजज़ियाकार मौजूद हैं वो ये बात कर रहे हैं, उनकी नज़र भी ठीक है कि वो जिस हद तक सोच रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें इस वक्त खबरों की जीनत मौलाना फजलुर रहमान बने हुए हैं। अपोजिशन साइड से देखा जाए तो मौलाना की तरफ चक्कर लग रहे हैं, हुकूमत वक्त की मुलाकात भी मौलाना से हो रही है। अभी एक तस्वीर मंजर आम पर आई थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और मौलाना बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मौलाना इस टाइम, उसके अलावा भी बिलावल साहब की एक सेपरेटली मुलाकात भी हुई मौलाना साहब से। जी, मौलाना साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं, तो इसका साफ जाहिर यही मतलब आता है कि मौलाना साहब इंपॉर्टेंस रखते हैं और मौलाना साहब एक सियासतदान है, उनके तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस से भी हुकूमत भी फायदा लेना चाह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही मुश्किल में, तो ये चाह रही है कि मौलाना उनका साथ दें ताकि इस अमेंडमेंट को रुकवाया जा सके। और अच्छा, मैं एक बात करना चाहूंगा, मेरी जो ओपिनियन है, मुझे ये समझ नहीं आती कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस आइन साजी से इशू क्या आ रहा है, उनका क्या नुकसान हो रहा है। जहां तक देखें बात, अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का सरबराह तब तक कायम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट में है कि इलेक्शन कमीशन का सरबराह तब तक रहेगा जब तक एक नया अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। देखें, अगर उन्हें इलेक्शन कमीशन से इशू है तो मैं समझता हूँ कि टाइम से जाकर पिटीशन फाइल करें, नून लीग के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ, वहां पर जाकर एक पिटीशंस करने के साथ साथ उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करें। जैसे अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशंस को चैलेंज किया हुआ है, वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा उन्हें, हाई कोर्ट से मिल जाएगा, हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से, कहीं ना कहीं तो उन्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप अगर कोई नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप रिलीफ ले सकेंगे? असल मसला जो समझ आ रहा है बिज़ाहिर, जो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनका मौकिफ है, उसमें एक्सटेंशन वाला मामला सामने आ रहा है और दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग। देखें, बात यह है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस पर तो उन्होंने आज़ाद निशान पर जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक स्ट्रगल की, तो इन्हें फिर आज़ाद निशान भी और हमायत भी उन लोगों को देनी चाहिए थी इस बार भी। ये कोई पहली बार तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे, ये तीसरी चौथी बार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तजर्बा हो रहा है। इन्हें चाहिए था कि फिर ये उन लोगों को टिकट देते जो इन लोगों के साथ हमेशा खड़े होते हुए नजर भी आ सकें। क्या अगर इस पर भी हॉर्स ट्रेडिंग में ये लोग बिक जाते हैं, फिर इट्स मीन कि खान ही एक अकेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गया है, बाकी लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई हाल नहीं है, तो जब चाहे बिक सकते हैं और जब चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये इन्हें डिसाइड करना चाहिए था आज से पहले। इस फैसले को लेकर रोना धोना कि कोई और ट्रेडिंग में चला गया या किसी ने वोट वहां पे कास्ट कर दिया तो कानूनी एतबार से नुकसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ एक तहरीक का नाम है, तो इस तहरीक में टिकट भी उन लोगों को देने चाहिए थे जो तहरीक के सफे अव्वल पे या तहरीक के साथ लॉयल लोग हैं। यानी कि कोई भी पैराशूटर आएगा, आप उसे टिकट दे देंगे, उसके बाद वो MNA या MPA बनेगा और पता चलेगा कि असेंबली में उसने कोई दो नाम ले दीजिए नासिर साहब। सर, नाम लेना तो मैं सुनता मुनासिब नहीं है कि इस तरह पॉइंट आउट कर दिया जाए किसी भी। दो ले दें नाम, बस दो ले दें।
देखिए मैं किस तरह नाम ले लूँ आप भट्टी साहब के, किस हवाले से नाम ले लूँ, पहले तो ये मुझे बताएं ना। जो आप ये अर्ज कर रहे हैं कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा भी जो है वो टिकट्स में उस तरह से निशानदही नहीं की कि जो उनके साथ सही मुंसलिक हो सके, तो कोई से दो नाम ले दीजिए कि जो उनसे गलती हुई उसको हम पॉइंट आउट कर सकें। भट्टी साहब देखें, बात दो नामों की नहीं है, उनको खुद भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त किस किस को टिकट दिया था, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे ही नहीं। अचानक एंट्री हुई, आके उन्होंने नाम बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट लिए, MNA का इलेक्शन या तो जीत लिया या वो हार गए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसीज पे गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसी डिजास्टर हो चुकी है और आइंदा भी ये खड़ी नहीं हो सकती। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन चाहते हैं कि खान बाहर आए तो अपने रहनुमाओं का एहतसाब करें। ठीक है नासिर साहब, 1 मिनट में सम अप करिएगा। एक तो ये ज़ेरे इल्तवा के लिए कहा गया जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात वाला केस था, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स उसमें आए। दूसरा डी सील करने का कहा गया था KP हाउस का, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। बस भट्टी साहब उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ गई है, तो मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट के बाद कोई जवाब नहीं रहेगा, वो डी सील हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात KPK के जो हाउस था इसकी है, लेकिन पिटीशन उनके हक में फेवर में फैसला आ गया था, तो मैं समझता हूँ ये कुछ दिनों की बात है, ये डी सील भी हो जाना है। और ये जो जिरगा का सरबराह बना दिया गया KPK CM को, इसके बाद ये अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, इट्स मीन कि इनकी आपस में ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, तो ये डी सील भी कुछ दिनों में ही हो जाना है। वैसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ये हो जाने मामला। वारिस साहब आप इस पे सम अप करिएगा विद इन 1 मिनट। एक तो ये ज़ेरे इल्तवा इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस वाला मामला, और दूसरा ये डी सील करने वाला KP हाउस वाला मामला। देखिए मैं नासिर साहब की एक बात का जरूर मैं इसको इंडोर्स करूंगा कि आप बार बार उनसे तवातुर के साथ पूछे थे कि कोई 2 नाम दे दें। जी तो मैं दूं 2 नाम? जी वारिस साहब, 2 नहीं बल्कि मैं 3 नाम देने के लिए तैयार जी 3 नाम दे दीजिए। क्या PTI महमूद वो जो शाह महमूद कुरैशी जी और असलम बाल और हम्माद अदर को टिकट नहीं दे सकती थी? आप बताएं, टिकट दे सकती थी या नहीं दे सकती थी? वो उनकी रजामंदी साथ में ही थी ना? जी नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख जरा आप अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको ये नजर आएगा कि लीडर जेल में रहकर भी जीते हैं। वो लीडर होता है ना, जी। वो जेल उसका अहम बात नहीं होती, वो जेल में रहकर भी जीत सकता है। तो 3 नाम तो मैंने आपको दे दिए। अब आ जाइए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर। जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैं ये समझता हूं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन 22 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। उन्होंने जो तरकीब इस्तेमाल की थी PTI वालों ने लिंगर ऑन करने की, वो कम से कम फायदा ने तो उसका दम निकाल दिया। ठीक है, और दम ऐसे निकाला कि उन्होंने कहा 21 तारीख तक आप आ जाइए। ठीक है, नहीं आएंगे तो हम एक्स पार्टी वो फैसला देने के मजाज है। ठीक, तो ये फैसला भी आ जाएगा। ठीक है, और क्या फैसला आएगा वो आप बेहतर तौर से जानते हैं। अब आइए डी सील करने वाली बात। तो डी सील जिन्होंने किया था, तो जिनके कहने पर किया था, यानी CDA ने जाहिर है कि अपने तौर से तो नहीं किया डी सील, जिनके कहने पे सील किया था, जिनके कहने पर सील किया था, उन्हीं के कहने पर वो सील भी होगा। ठीक है, वो जब तक वो उनकी रजामंदी होगी तो डीसील नहीं होगा। और डीसील होने की रजामंदी का पहला शास्त्राना ये है कि ये जो जिरगा आपने बिठाया उसके लिए अगर आप राजी नहीं होते तो जिरगे के दूसरे दिन ये जो अली अमीन साहब ने कहा था, अली अमीन साहब ने कहा था कि आने वाले दिनों में अच्छे फैसले होंगे, उनमें से एक अच्छा फैसला सामने आ गया जिसमें जरगा बन गया। वो फैसला हो गया ना आपके सामने, डीसील हो गया। ठीक है, तो डीसील का जो ठीक है वारिस साहब, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। मियां असलम इकबाल साहब की बात की आपने, हमाद अजहर साहब की बात की और शाह महमूद कुरैशी साहब की।
वो माजी से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और जिस तरह की सूरत हाल का उन्होंने सामना किया वो आप बेहतर समझते हैं मेरे से। और तीसरी चीज ये है कि नासिर अजीम साहब जो बात कर रहे थे कि पैराशूटर्स को टिकट्स दिए गए, तो मैं उन पैराशूटर्स के नाम जानना चाह रहा था कि जिनको टिकट्स दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उसमें नाम हमें वाजे हो जाते हैं जिन्होंने टिकट्स मिलने के बाद किस तरह की सिचुएशन का सामना किया और किस तरह से डटे रहे, जिनके घरों पर छापे भी मारे गए, जिनकी खातीन की इज्जतों को भी पामाल किया गया, तकद्दुस को पामाल किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता हुआ हमने देखा, और नजरेबंदी और गायब और लापता अफराद, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सारी सूरत हाल रही। अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो आईनी तरमीम वाला मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर रही है और दूसरी जानिब दावा यह किया जा रहा है कि यह आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऑप्शंस भी हैं, उसके बाद किस तरफ जाती हुई सिचुएशन नजर आती है यह भी काबिल गौर होगा, और अदम एतमाद तहरीक का भी जो है वो ऑप्शन ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। एक्सपेक्टेडली मौलाना फजलुर रहमान साहब उसमें सरे फहरिस्त होंगे। आने वाले दिनों में मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।